बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं द लास्ट आवर। मैं हूँ यासिर रशीद और मेरे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी राना अजीम साहब। नाज़रीन, अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज की गुफ्तगू आपने सुनी है। ये उनकी आज की गुफ्तगू है। आज उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हुकूमत पे चढ़ाई भी की है। दूसरी जानिब हुकूमत ने अपोजिशन जमातों को पीडीएम की तहरीक चलाने की खुली छुट्टी दे दी है कि आप जहां चाहें जब चाहें जलसा कर सकते हैं। शहरी इंतज़ामिया आपको एनओसी भी जारी करेगी। एक जानिब अपोजिशन हुकूमत को गिराना चाहती है तो दूसरी जानिब हुकूमत का मुतमईन होने का अंदाज यह है कि अपोजिशन को खुली छुट्टी दे दी कि जहां चाहें आप जलसा कर सकते हैं। इस पर हुकूमत पंजाब क्या सोच रही है? आइंदा आने वाले दिनों में अगर पीडीएम की तहरीक पंजाब में ज़्यादा मजबूत होती है तो उससे किस तरीके से निपटा जाएगा? किन एसओपीज़ के तहत इजाज़त दी जाएगी और कौन सी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा? वज़ीर इत्तलात पंजाब फ़याज़ुल हसन चौहान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौहान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। चौहान साहब, सबसे पहले तो हुकूमत को दाद देना बनती है। एक जानिब अपोजिशन ये दावे करती है कि हुकूमत को घर बेचेंगे, दूसरी जानिब हुकूमत ने यह फैसला किया है जहां चाहे अपोजिशन जलसा करे, जहां चाहे जब चाहे जलसा करने की इजाज़त दी जाएगी, एनओसी दिया जाएगा। कौन सा नुस्खा कीमिया है जिस पे हुकूमत इस हद तक मुतमईन है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पहली बात तो यह है कि नुस्खा कीमिया हमारे पास कम और उनके पास जो है वो गिदड़ सिंगी जो है ना वो ज़्यादा अच्छी है। और वो गिदड़ सिंगी है आवाम की नफ़रत की गिदड़ सिंगी, वो गिदड़ सिंगी है आवाम की बेइतनाई की गिदड़ सिंगी, वो गिदड़ सिंगी है आवाम की लापरवाही की गिदड़ सिंगी कि आवाम इनकी परवाह ही नहीं करेंगे, आवाम इनको लिफ्ट ही नहीं कराएंगे। क्यों? आवाम को पता है, खुद तो बाहर बैठे हुए हैं। खुद तो जनाब नवाज शरीफ साहब, सुल्तान मफरूरुद्दीन उर्तुगल, उनका बेटा हुसैन नवाज, उनका बेटा हसन नवाज, उनका अली इमरान, उनका अली डार, उनका इसहाक डार, उनका सुलेमान शहबाज, उनके सारे लोग बाहर खुद पिज़्ज़ा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, आवाम को कह रहे हैं हमारे खाओ। और फिर इनके वो जो शाहिद खकान अब्बासी साहब है, पिछले दिनों तकरीर करते हुए अक्सर सच्ची बातें कर जाते हैं। उन्होंने कहा जनाब पहला पत्थर आपने खाना है, पहला तीर आपने खाना है, पहली गोली आपने खानी है, पहला लाठी चार्ज आपने सहना है। और हमने अपने मुतल्लिक कहते हैं हमने कुछ भी नहीं करना, हमने लुटमार करनी है, हमने पैदागिरी करनी है, हमने नौसरबाजी करनी है, हमने मनी लॉन्ड्रिंग करनी है, हमने टीटीज के जरिए से पैसा कमाना है, हमने जाली अकाउंट्स के जरिए से पैसा कमाना है, हमारे बच्चे आला तालीम याफ्ता और बाहर घूमेंगे फिरेंगे। और नून लीग का वर्कर मारे खाएगा तो नून लीग का वर्कर जो है वो रोटी को चोची नहीं कहता। ये 21वीं सदी है। इस 21वीं सदी के अंदर नून लीग के वोटर सपोर्टर को भी पता चल चुका है कि इनके जो लीडर है वो कितने बड़े अदाकार, फनकार और कलाकार हैं। तो हमें कोई टेंशन नहीं है, फिक्र ना फाका ऐश कर काका, हमें कोई टेंशन नहीं है जनाब इनकी तहरीक से। आवाम को इनकी जनाब सच्चाई का और हकीकत का बखूब पता है और इनके कारकुनों को भी पता है। जिस तरह आपने अभी शाहिद खकान अब्बासी की बात की तो उन्होंने ये भी कहा कि पहला पत्थर आप मारेंगे। अगर अपोजिशन का जलसा जलूस जो है वो रुख करता है एहतजाज की तरफ, वो रुख करता है पुरतशद्दुद मुजाहिरों की तरफ, तो क्या उस वक्त भी इनको फ्री हैंड दिया जाएगा? राना साहब, मैंने परसों सरगोदा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा था कि अगर आइन और कानून के मुताबिक चलेंगे तो वेरी गुड वेरी गुड। अगर लीगल कोडल फॉर्मेलिटीज़ को अदा करते हुए जमहूरी जद्दोजहद करेंगे तो वेरी गुड वेरी गुड। लेकिन अगर आइन और कानून को हाथ में लेंगे तो वेरी बैड वेरी बैड। और अगर जमहूरी, रियासती और अदालती अदारों के खिलाफ बोलेंगे देन आल्सो वेरी बैड वेरी बैड। तो जनाब बात बड़ी सादा सी है, एक लीगल फ्रेमवर्क के अंदर रहते हुए ये जद्दोजहद करें सो बिस्मिल्लाह। लेकिन अगर ये कहेंगे जी पत्थर मारेंगे, गोली मारेंगे, और जिस तरह पहले वो कहते हैं ना मैन नॉन बाय हिज कंपनी ही कीप्स, इनकी तो पिछली शोहरत यह है कि ताज़ा जो है वो बेगम सफदर अमान साहिबा की क़यादत पे जाती उमरा से जनाब बोरियां और शापर भर के पत्थर के लेके आए थे। तो ऐसी हरकत करेंगे तो फिर उनको उसी तरह जो वो जना हम। चौहान साहब, आपने अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली की गुफ्तगू भी कुछ देर पहले सुनी होगी जो उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कही। एक तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब पे तनकीद की कि उनका लहजा जो है वो मुतकब्बिराना लहजा है, नीस तो नाबूद हो जाते हैं लोग। दूसरा, उन्होंने महंगाई के इशूज़ पे भी बात की। तीसरा, जलील शरकपुरी साहब के इशू पे भी बात की कि ये अवामी रद्द अमल है। उस पर क्या कहेंगे? मैं अपना ये जो हमारा अपोजिशन लीडर है ना, इसको कहो पहले अपना गिरबान झाके, इसका चलने का स्टाइल, इसका बोलने का स्टाइल, इसका अपने वर्कर्स को और बड़े बाइज्जत किस्म के अहदेदारों को गालियां देना और उनके ऊपर बोतलें फेंक के जाना, उनको मारने की कोशिश करने का स्टाइल, ये हमजा शहबाज का है और इसके बाप का है और इनके घर वालों का है।
ये आले शरीफ जो है वो नून लीग के वर्कर्स को अपने घर की बांधी और लोहड़ी समझता है। इनका रवैया और एटीट्यूड पहले देखें कि ये क्या है। ये किस मुंह से जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब के हवाले से कहते हैं कि उनका लहजा मुतकब्बराना है। हाँ, अगर इनके साथ डील ना करो तो लहजा मुतकब्बराना, अगर इनकी जनाब NRO ना दो तो लहजा मुतकब्बराना, अगर इनके साथ इनको रिलीफ ना दो करप्शन के केसेस के अंदर तो लहजा मुतकब्बराना। अगर ऐसा लहजा मुतकब्बराना इनको बुरा लगता है तो सो बिस्मिल्लाह जी, वज़ीर आज़म साहब का तो फिर यही लहजा होगा। हाँ, अगर इनके साथ डील कर लें, ये आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन जिस तरह पिछले 10 सालों से इन्होंने अपना मिसाके जमहूरियत राधा आओ मिलके खाएं आधा आधा वाला सिस्टम बनाया हुआ था, उस सिस्टम के तहत इमरान खान साहब भी साथ इनके रल मिल जाए तो फिर ये कहेंगे यार बड़े आजिज़ और बड़े इनकिसार आदमी है जी, बड़े नफीस इंसान है। जैसे आजकल बेगम सफदर अवान साहिबा बिलावल जरदारी की तारीफ़ें करती हैं और बिलावल जरदारी जो है वो बेगम सफदर अवान साहिबा की तारीफ़ें कर रही है। जिस तरह आजकल पीपल्स पार्टी नून लीग का केस लड़ रही है और नून लीग पीपल्स पार्टी का केस लड़ रही है। पहले इनकी हालत ये थी कि एक था तितर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चूंच एक की दुम। पिछले 25-30 सालों में पहले ये एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क कहते थे, एक दूसरे को इंडियन एजेंट कहते थे, एक दूसरे को मुल्क को कौम का दुश्मन कहते थे। अब दोनों की करप्शन के ऊपर की दुम पे पाँव रख दिया इकट्ठे, तो अब ये इकट्ठे होकर एक दूसरे को बड़े सुलझू होके और बड़े बाहों में बाहें डाल के ये दोनों पार्टियां चल रही हैं और एक दूसरे को अच्छा कह रही हैं। खान साहब भी इनके साथ रल मिल जाएंगे तो ये कहेंगे खान साहब जैसा नफीस शख्स कोई नहीं है, खान साहब जैसा आजिज इंसान कोई नहीं है, चौहान साहब वज़ीर आज़म से अच्छा फर्क कोई नहीं है। आज ऐलान किया कि महंगाई पे कंट्रोल हो जाएगा और उन्होंने कहा कि हम टास्क फोर्स भी हमारी, टाइगर फोर्स भी हमारी भरपूर जोर लगाएंगे, माफिया को शिकस्त देंगे। लेकिन ये कंट्रोल नहीं हो रहा, इसके पीछे क्या वजूहात है? कब आवाम को महंगाई के हवाले से रिलीफ मिलेगा? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, मैं कोई डिफेंसिव एटीट्यूड नहीं रखूंगा, मैं बड़ा क्लियर बता दूं, ये सारे माफियाज हैं। गंदम का भी माफिया है, चीनी का भी माफिया है, ज़रूरी अजनास का भी माफिया है और इस पूरे माफिया को पीछे यही पीपल्स पार्टी और नून लीग और यही सारे उसको सपोर्ट कर रहे हैं। और ये प्री प्लान जो है वो पाकिस्तान के अंदर ये सारी चीज़ें, इसमें हमारी जो मैं समझता हूँ कि नाअहली कह लें या हमारी जिसे कहते हैं कि जना गलती कह लें, वो ये है कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, मैं काबीना की मीटिंग के अंदर पिछले 8-9 महीनों से हर मीटिंग के अंदर जना मैं इस पर चीखता चलाता हूँ कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, इंतजामिया, ब्यूरोक्रेसी वो प्रॉपर तरीके से अपना किरदार अदा करे तो फिर भी चलो कुछ ना कुछ चीज़ें कंट्रोल होती हैं। लेकिन ये जो माफिया है ये बड़ा मजबूत है। अब देखें, पिछले साल 0 प्रिक्योरमेंट थी गंदम की सिंध हुकूमत की, 0 जान के इन्होंने नहीं की। फिर उसके बाद पास्को से 5 लाख टन गंदम लेनी थी, जान के इस साल जनवरी-फरवरी तक इन्होंने नहीं ली, जब तक स्कैंडल नहीं बन गया, जब तक GIT नहीं बन गई गंदम बहरान के ऊपर। फिर भागा जाके इन्होंने 2 लाख टन गंदम ली। अब इन्होंने 12.5 लाख टन गंदम इस साल में जनाब इन्होंने प्रिक्योर किया है। एक दाना गंदम का अभी तक इन्होंने फ्लोर मिलों को रिलीज नहीं किया। ये जान के जनाब पंजाब का सारा गंदम और आटा ये स्मगल करके आगे पीछे, ये सारी पूरी गेम होती है और इस पे अभी लगे हुए ये समझते हैं कि इस तरह ये अपनी करप्शन के केसेस से जो है वो लोगों की नजर भी हटवा लेंगे। चौहान साहब, जैसा कि आप एतराफ कर रहे हैं कि नाअहली कहीं पर है, माफिया ज्यादा मजबूत है, आप ही के MNA मेजर रिटायर्ड ताहिर सादिक साहब, उनका भी यही बयान है कि इंतजामिया नाअहल मुसल्लत है, गरीब आवाम का कोई पुरसाने हाल नहीं। जब आपके अपने लोग इस बात को मानते हैं कि माफिया ज्यादा सरगर्म है तो फिर आवाम का पुरसाने हाल कौन होगा? कितना मजीद अरसा वो इस माफिया और आपकी जंग में बर्दाश्त करेंगे खुद? देखिए, बात यह है, हम तो जंग लड़ रहे हैं, हमने तो ऊपर लेवल पे कम से कम जो सैकड़ों अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग होती थी, करप्शन होती थी, वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की क़यादत में उसको रोका है। फिर पाकिस्तान की माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स के इंडिकेटर्स अल्लाह पाक के करम से कोविड-19 के बावजूद बेहतर होना शुरू हुए हैं। अब ये जो प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में भी मैं ये समझता हूँ कि पिछले 10 साल की पॉलिसीज़ का भी एक पूरा जनाब असर है और उनकी वजह से भी जो है ना ये महंगाई का सारा इशू है। वो सब्सिडीज़ जो अरबों रुपए की दी जाती थी, अब हमारे पास जो है वो इतना जनाब वो से कहते हैं ना सरमाया और इतना सेविंग नहीं है हुकूमतों के पास। बड़ी मुश्किल से इस मुल्क को जनाब इस आल पाकिस्तान लूटमार एसोसिएशन ने जो हमारे हवाले किया है, इसको बड़ी मुश्किल से चला रहे हैं, इसको जिससे कहते हैं ना कि डिफ़ॉल्ट होने से बचाया है। ये सारी की सारी चीज़ें हम फेस कर रहे हैं, इनके हाथों की लगाई हुई हम अपने दांतों से खोल रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह अल्टीमेटली ये जंग हमने जीतनी है क्योंकि हमारी नीयत नेक है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की नीयत भी नेक है। बस एक सवाल का जवाब दे दीजिएगा, अपोजिशन इस हल पे चली है कि हर सूरत में सेनेट इलेक्शन नहीं होने देने, और अगर वो जनवरी में इस्तीफे दे देते हैं
तो क्या आप इलेक्शन फौरी करवा लेंगे सेनेट के इलेक्शन से पहले, क्या तैयारी है? और दूसरा, क्या आप समझते हैं कि कितने इनके तमाम लोग इस्तीफे देंगे? कितने लोगों से आप राब्तों में हैं? एक बात अपने ज़हन में रख लें, हमने भी रोटी को चोची नहीं कहते, हम भी गंदम खाते हैं, गंदम का दाना खाते हैं। अक्ल, समझ, सियासत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब को भी है, और उनकी समझ का आलम ये लगा लें कि वो पूरी की पूरी इनकी अपोजिशन इस वक्त या जेलों में है या बाहर मफरूर है, ठीक है ना जी, या हालत मजबूर है, ठीक है, और दुनिया से दिल तंग हालत में है। तो आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब या हमारी हुकूमत सियासी हवाले से कितना ज़हन तबीयत रखती है। तो आप बेगम रहे, पहली बात ये, रिज़ाइन देंगे नहीं, रिज़ाइन देने की कोशिश करेंगे तो उसका अगला हाल भी फिर आपको उसी मौके पे बताएंगे। बहुत शुक्रिया फयाजुल हसन चौहान साहब इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करेंगे टिकटॉक के हवाले से, जिसे हुकूमत पाकिस्तान ने बैन कर दिया। अगर एदाद शुमार देखें तो पाकिस्तान में तकरीबन इसके जो यूज़र थे उनकी तादाद 4 करोड़ 30 लाख के करीब थी। और इसके साथ साथ जब टिकटॉक इंतज़ामिया को ये बात कही गई कि इस पे बहुत सा मवाद ऐसा है जो अखलाकी अक़दार को मद्देनज़र रखते हुए नहीं चल सकता, तो जनवरी से लेके जुलाई तक तकरीबन 63 लाख वीडियोस ऐसी थी जो टिकटॉक की तरफ से बैन कर दी गई थी। लेकिन इस सब के बावजूद बहुत सा मवाद ऐसा चल रहा था जिस पर हुकूमत पाकिस्तान को एतराज़ था, बहुत से लोगों को एतराज़ था। इस हवाले से दरखास्तें भी दायर हुई। ये पाकिस्तान में ही सिर्फ बैन नहीं की गई, इसे भारत में भी बैन कर दिया गया, अमेरिका ने भी बैन करने का दावा किया, इंडोनेशिया में भी, इजिप्ट में भी, और दीगर कई ममालिक ऐसे हैं जहां पर बैन कर दिया गया। अब इससे बहुत से लोगों का रोजगार वाबस्ता था। रोजगार किस तरीके से वाबस्ता था? हर चीज का मुस्बत और मनफी पहलू होता है, तो अगर इसका मनफी पहलू ज्यादा था तो इसलिए हुकूमत ने इसे सोचा। इस बारे में बात करेंगे। टिकटॉकर्स इस पर क्या राय रखते हैं, आलिम दीन क्या राय रखते हैं, और राना अजीम साहब का तज्जिया क्या कहता है। हमारे साथ मौजूद हैं मशहूर टिकटॉकर्स मोमिना इकबाल और ज़ारा मलिक साहिबा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और मुफ्ती अब्दुल कवी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मुफ्ती साहब, मैं आपकी जानिब बाद में आता हूं। मोमिना, आपकी जानिब सबसे पहले आऊंगा। टिकटॉकर्स हुकूमत ने बैन करने के लिए जो एक मखसूस वजह बताई है, आप क्या समझती हैं कि हुकूमत ने क्या वो वजह सही बताई या हुकूमत को उस वजह के बारे में सही इल्म नहीं? टिकटॉक मतलब हमारे लिए थोड़ा सा एक अच्छा टाइम गुजर जाता था, या अपने को दो जाते थे। आई थिंक उसमें एक हेल्प करता था, और इस तरह का कुछ नहीं था। और जो ये इस पर बैन लगे, उस पर मैं खुद पर्सनली रजामंद हूँ कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है, क्योंकि बहुत ज्यादा ये खराब हो रहा था। बहुत ज्यादा ऐसी वीडियोस बन रही थी, और वीडियो बनाते हुए जो लोग चल जाते हैं कहीं पे, कोई दरिया में, समंदर में, जो कुछ हम लोगों ने पिछले कुछ अरसे में देखा है, कितने हादसा हुए हैं, तो उसके लिए भी वो सही नहीं था। क्योंकि अगर मैं ये समझती हूँ कि अगर हम एक गुड प्लेटफॉर्म देते हैं अपनी यूथ को, तो ये सब की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुमना, टिकटॉकर एक वैसे लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है जिस तरह के आप एक्टर हैं और आपने उसे एक अलग से शुगल के लिए इस्तेमाल किया। मैं अगर एंकर हूं और मेरा भी टिकटॉक पे अकाउंट हो सकता है, लेकिन हमें देखना यह कि इसका मुस्बत पहलू कितना है और मनफी पहलू कितना है। यानी अगर मनफी पहलू ज्यादा है तो फिर हुकूमत का आपको यह फैसला ठीक लगता है? हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मनफी इस वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है। क्योंकि आप लोग, पता नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता कि किस रेस में भाग रहे हैं। या तो आपने कहीं पहुंचना हो, कितने लोग इससे इफेक्ट हो रहे हैं, कितनी चीजें। आजकल हर बच्चे के फोन में टिकटॉक है, तो अगर आप ऐसा कोई भी कंटेंट देते हैं टिकटॉक को, या कुछ ऐसी वीडियोस बन रही है, तो उन पर क्या असर पड़ेगा? बात सिर्फ अब यहाँ पे कुछ लिपसिंग या डायलॉग्स की नहीं रह गई ना, बात इससे बहुत आगे चली गई है कि कुछ भी, मतलब कुछ भी आप पोस्ट कर देते हो, कुछ भी जो नहीं होना चाहिए, ये सब गलत था। और इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अच्छा हुआ कि अगर बैन हो गई, मैं तो चाहती हूँ खुले ही ना खुले। ज़रा आप क्या समझती हैं, आप इस हवाले से क्या कहेंगी? मैं तो ये कहना चाहूंगी कि देखिए, जैसे मोमना ने बोला कि आई एम ऑल्सो मॉडल एंड एक्ट्रेस, बट मुझे फर्क पड़ता है टिकटॉक बंद होने से। वो इसलिए कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं बेचारे जो कि आगे आना चाहते थे, शोबिज में आना चाहते थे, वैसे आगे आना चाहते थे, बट वो नहीं आ पाए। और टिकटॉक उनके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म था जहाँ से वो आगे आ सके, उनकी एक पहचान बनी। और बहुत सारे लोगों के घरों पे चूल्हे चल रहे थे टिकटॉक से। इसलिए मैं तो ये कहूंगी कि देखें, किसी भी चीज को बंद कर देना बुराई को खत्म नहीं करता। जो बुरे लोग थे, जो वहाँ पे मतलब बुरी वीडियोस बना रहे थे, आप ये देखें, और बहुत सारी ऐप्स हैं, वो वहाँ पे जाके बैठ जाएंगे।
मतलब इससे उनको तो कोई वार्निंग नहीं मिली ना, क्योंकि वो तो लोग ऐसे ही हैं, वो वैसे ही रहेंगे। तो बेहतर ये था कि टिकटॉक को बंद करने के बजाय ऐसे लोगों को वार्निंग दी जाती, ऐसे लोगों के अकाउंट्स ब्लॉक किए जाते जो इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। रही बात जैसे अभी मोमना ने बोला कि बहुत सारे लोगों की जान गई है, हार्ट से पेश आए हैं, तो आप शायद ये नहीं जानती मोमना कि बहुत सारे लोग जो हैं वो यूट्यूब पे वीडियोस बनाते हुए जान से चले गए, बहुत सारे लोग डब मैश पे वीडियो बनाते हुए जान से चले गए, बहुत सारी और ऐप्स हैं जिनकी वजह से लोगों की जान गई। तो टिकटॉक की वजह से कोई नहीं मरा, हर बंदा जो है वो अपने किरदार की वजह से आगे आता है। लोगों को ये चाहिए। जरा मैं आपकी जानिब वापस आता हूं। मुफ्ती साहब, आप क्या राय रखते हैं? एक एप्लीकेशन ऐसी थी जहां से बहुत से लोग एंटरटेनमेंट के लिए जिसे इस्तेमाल करते थे, बहुत से लोग ऐसे थे, खाना बनाने के तरीके हो गए, नुस्खा तिब हो गया जिसमें आप बहुत से नुस्खे आवाम को बताते हैं, डेली क्राफ्ट्स के तरीके हो गए, इसके साथ साथ फहाशी उरियानी भी थी। क्या ये समझते हैं कि हुकूमत को ये फैसला करना चाहिए था कौन से अकाउंट्स चलने चाहिए, कौन से नहीं चलने चाहिए, या हुकूमत का ये फैसला ठीक है कि तमाम अकाउंट्स जो हैं वो बंद कर दें, एप्लीकेशन चले ही ना? मोहतरम, देखिए बात यह है कि इस्लाम और अखलाक ये दोनों बिल्कुल एक ही चीज़ के दो नाम हैं। मैं ख़ुद चूँकि अवामी आदमी हूँ, जुमे के मौके पर, बाकी मौक़ों पर मेरे पास जो नौजवान तशरीफ़ लाते थे, इसी तरह ख़वातीन व हज़रात, यानी इस कदर मेरे जनूबी पंजाब के अंदर अजीब सी सूरत हाल बन गई थी कि जो बच्ची जिसकी उम्र 13 से 14 साल से लेके 24 से 25 साल तक है, ना घर का काम काज, हर वक्त टिकटॉक, हर वक्त एक अच्छा लिबास पहनने के बाद उसके लिए 15 सेकंड के लिए, 30 सेकंड के लिए, 45 सेकंड के लिए अपने मुख्तलिफ जनाब अंदाज किस पर डाले जा रहे हैं? टिकटॉक पर डाले जा रहे हैं। मैं ये समझता हूँ कि कम अज़ कम 3 महीने के लिए देखा जाए कि इसकी बंदिश से पाकिस्तान की मुआशरत के अंदर क्या मुस्बत असरात मुरतब हुए हैं। मैं ये समझता हूँ कि 90% बुजुर्गों ने, 90% शरीफ नफ्स लोगों ने, 90% अहले दिल ने, 90% अहले ईमान ने और 90% मेरे पाकिस्तानियों ने इसकी बंदिश के ऊपर अल्लाह का शुक्र अदा किया है। टिकटॉक की वजह से जो कुछ मुआशरे के अंदर गंद पहुंच रहा था, देखें ना, हर वो चीज़ जिसके साथ खैर है उसके साथ शर भी है, जिसके साथ शर है, फूल है तो उसके साथ कांटे भी है। अब देखना यह है कि टिकटॉक की वजह से मुस्लिम मुआशरे के अंदर एक अखलाक की बात जा रही थी या गैर अखलाक की बात। अब अखलाक और गैर अखलाक के हवाले से हम देखते थे तो यकीनन हमें पता चलता था कि टिकटॉक के जरिए से हमारी जो नौजवान नस्ल है वो बिलखुसूस उसकी वजह से अपने शख्सियत, अपनी शक्ल, अपनी सूरत, अपनी बनावट, उसकी नुमाइश के हवाले से इस कदर खौफनाकी की सूरत हाल बन गई थी कि मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ने बंदिश जब से की है, लोगों ने सुकून का सांस लिया है, लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी है। अलबत्ता आपकी ये बात सही है कि इन 3 महीनों के अंदर एक ज़ाब्ता अखलाक तय कर लिया जाए। ज़ाब्ता अखलाक के तय हो जाने के बाद अगर हुकूमत चाहे तो नए साल जनवरी से इसका आगाज कर दिया जाए, लेकिन सबसे पहले पाबंद कर दिया जाए। रहेगा आपकी ये सजेशन पे भी मजीद बात करते हैं। राना साहब, जैसा कि मुफ्ती साहब ने कहा कि 3 माह बंदिश के दौरान आप ज़ाब्ता अखलाक तय कर लें। आप ये देखें कि टिकटॉक पे बहुत सी दुनिया बसती है, यानी आप देखें कि 4 करोड़ 30 लाख लोग, सबके सब गलत नहीं हो सकते, सबके सब सही भी नहीं हो सकते। अब उसमें आप ये देखें कि बहुत से लोग इसे एंटरटेनमेंट के तौर पे इस्तेमाल करते थे, कुछ लोगों का रोज़गार वाबस्ता था, उसके मुख्तलिफ तरीके हैं। आपको मुख्तलिफ NGOs एडवर्टीजमेंट के लिए उठा लेती हैं। आप क्या हुकूमत के इस फैसले को सही समझते हैं अपनी नज़र में, तज्जियाती नज़र में, और क्या वाकई में इसका बैन हो जाना ही मुआशरे की इस्लाह है या इसकी इस्लाह होनी चाहिए और मुआशरे को इस तरह चलते रहना चाहिए? देखिए यासिर, इसमें इसकी बेहतरी होनी चाहिए थी, इसके लिए कोई कानून बनना चाहिए था, कोई ज़ाब्ता बनना चाहिए था, और इसको बंद करना कोई ख्याल नहीं था। जहाँ पर इसमें खुद मुफ्ती साहब ने कहा जहाँ पे अच्छाई थी वहाँ पे बुराई भी थी, और जो अच्छाई थी वो चीज़ें रख रहे थे, जो बुराई थी उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए था। ये एकदम आए और आके तलवार चला दी। क्या पहले दिन से ये इल्म नहीं था इन्हें कौन कौन सी साइट्स ऐसी हैं जहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है? ये सारी चीज़ें कंट्रोल होना ज़रूरी थी, और कंट्रोल करने की बजाय ये कोई इलाज नहीं होता कि एक शख्स बीमार है तो उसको गोली मारकर ख़त्म कर दिया जाए। उस बीमारी का इलाज किया जाता है, उसको देखा जाता है इसकी बीमारी जो है किस वजह से हुई है, फिर उसके बाद उसका इलाज करके उसको बिल्कुल तंदुरुस्त इंसान बना दिया जाता है। इसी तरह टिकटॉक पे बिल्कुल पाबंदी लगनी चाहिए थी, लेकिन उन चीज़ों पर भी लगनी चाहिए थी जो चीज़ें मुआशरे में बेगार का सबब बन रही थी, उन पर नहीं लगनी चाहिए थी जिससे बेहतरी आ रही थी। अब इसी टिकटॉक पर बहुत सी चीज़ें बेहतरी, आपको पता है कई हमारे ऐसे आर्टिस्ट
निकले, कई ऐसे खिलाड़ी निकले। एक नौजवान जो सिंध का निकला था, आपको याद होगा कितनी मोटरसाइकिलें, वो पूरी उम्र सामने नहीं आ सकता था बेचारा, अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ नहीं उसने किया। जब वो टिकटॉक पे आया तो जनाब इस तरह हिट हो गया और उसको एक अच्छी जॉब भी मिल गई। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन मुफ्ती साहब की सवाल का तो हम जवाब लेंगे ज़ारा से। ज़ारा साहब, आप मुफ्ती साहब जो बात कह रहे हैं कि जनाब इससे फहाशी फैली है और 90% लोगों ने सुख का सांस लिया, आप इस पर क्या कहेंगे? मैंने पहले भी जैसे कि आपको बोला कि देखिए किसी भी ऐप को बंद कर देना किसी चीज का हल नहीं है। जो बुरे लोग हैं वो बुरे ही रहेंगे, वो किसी भी जगह पे जाके वैसी ही वीडियोस बनाएंगे, फहाशी फैलाएंगे। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि टिकटॉक ओपन होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोगों को वार्निंग दी जाए, ऐसी वीडियोस को ब्लॉक किया जाए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप तमाम अहबाब का बहुत शुक्रिया। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, पीडीएम की तहरीक जल्द से जुलूसों सिंध में हिकमत अमली पर बात करेंगे और सिंध में डबल सवारी पर पाबंदी आयद की गई। पहले नोटिफिकेशन जारी किया गया और फिर नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया। कुछ खबरें ये सामने आई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अपने रहनुमा ये चाहते थे कि अगर डबल सवारी पर पाबंदी आयद हो गई तो फिर जलसा भी मुतासिर हो सकता है। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी काफ़ी तनकीद की है, जो सिंध के सियासी रहनुमा हैं। और ये जो अपोजिशन की तैयारियां हैं, क्या ये हुकूमत को ही गिराना चाहते हैं? अगर हुकूमत को गिराना चाहते हैं तो फौरी इस्तीफे क्यों नहीं दिए जाते? इसी पर बात करने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा पलवशा खान साहिबा ने हमें ज्वाइन किया। पलवशा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत को कैसे गिराएंगे? हुकूमत के मुतमईन होने की हद तो ये है, आलम तो ये है कि हुकूमत ने खुली छुट्टी दे दी है, जहां चाहे जब चाहे जलसा करें, एनओसी मिलेगा। देखिए, आपके ख्याल में उनके इसके अलावा उनके पास क्या दूसरा रास्ता था? इसी तरह खुली छुट्टी, आपको याद होगा जब नवाज शरीफ साहब की तकरीर हुई थी तो पहले रोकने की कोशिश की गई, जब नहीं रुका और पूरे पाकिस्तान में हर स्क्रीन पर वो तकरीरें चली मुख्तलिफ रहनुमाओं की, तो फिर कहा गया कि हमने तो पहले ही छुट्टी दे दी थी। अगर ये छुट्टी नहीं देते तो फिर क्या होगा? फिर पकड़ धकड़ करेंगे, जो अभी भी कर रहे हैं। इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, गुजरावाला में हमारे कैंप्स पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कॉर्नर मीटिंग्स और कैंप्स पर छापे पड़े हैं, गिरफ्तारियाँ हुई हैं। तो ये सब क्या है? और दूसरे मुख्तलिफ अजला से भी ऐसी इतलात आ रही हैं, नारोवाल से भी इतलात आ रही हैं। बात यह है कि एक तरफ ये कहते हैं हम खुली छुट्टी दे रहे हैं, दूसरी तरफ ये जो भी इनके हथकंडे हैं वो अपनाएंगे, लेकिन उससे आप क्या समझते हैं कि लोगों को बाहर आने से रोका जा सकता है? और मैं समझती हूँ कि अब जो भी कर लें, इस सारी तहरीक में जितना ईंधन है वो हुकूमत खुद डाल रही है। आज जो हालात हैं, अब ये आप मुलाहिजा कीजिए, एक जो बयान है कि यूटिलिटी स्टोर्स पर आटा, चीनी, घी सस्ता होने के बायस दस्तयाबी जो है उसमें मुश्किलात है। अब इससे ज़्यादा जो है अवाम की मुश्किलात का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ और क्या चीज़ होगी? फिर कहते हैं कि अदवायात जो हैं वो मिले लोगों को, इसलिए हमने उनकी कीमतें बढ़ा दी, वो मैसर हों, वो किसी शेल्फ पे पड़ी रहें और मरीज़ उन्हें देख देख के दम देते रहें। ये भी एक हिकमत अमली है। आज आपके सामने आटे की जो लाइनें लगी हैं मुख्तलिफ फ्लोर मिल्स के आगे, और जो कीमत इस वक्त आटे की है, और अगर किसी के 4 से 5 बच्चे हैं जो पाकिस्तान में एक एवरेज हाउस होल्ड में होते हैं, तो आप बताइए कि कितने किलो आटा लगता है। और जो हमारा गरीब आदमी है उसकी तो गंदम स्टेपल ग़ज़ा है, क्योंकि उसने मुशक्क़त करनी है जिस्मानी। आप मुझे सिर्फ एक कैलकुलेशन कर दें कि 4 से 5 लोग हों घर में तो कितना आटा एक वक्त में लगता है। और अगर 3 वक्त जो है आपको गंदम की ज़रूरत पड़े तो उसकी क्या कीमत है? अंडा है वो मुर्गी से भी शायद महंगा हो गया। पंखा और हीटर जो है वो अय्याशी बन गई है। आप बिलावल भुट्टो साहब ने भी यही कहा, आप भी यही कह रही हैं, मियाँ नवाज शरीफ भी तकरीर करते हैं, यही कहते हैं, मौलाना फजल रहमान भी कहते हैं कि इस हुकूमत का अब 1 मिनट भी रहना जो है मुल्क के लिए नुकसानदेह है, कौम के लिए नुकसानदेह है। ये सब आप लोग कहते हैं, तो फिर अगर ये इतना ही नुकसानदेह है तो इसको फौरी इस्तीफे देकर इससे जान छुड़ा लेनी चाहिए। इनको इतना टाइम देना और जनवरी तक इनके खिलाफ तहरीक चलानी, इसमें क्या मकसद है?
राना अजीम साहब, देखिए मैं ये कह रही हूँ या चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं या दीगर रहनुमा ये कह रहे हैं, मैं तो ये ईमान से कह सकती हूँ कि आप भी यही कह रहे हैं दिल में, और आपके स्टूडियो में बैठे हुए भी यही कह रहे हैं, मेरे सामने जो आपके लोग हैं वो भी यही कह रहे हैं। मुझे आप सिर्फ ये बताइए कि IMF के हाथों जो हमने इस मुल्क को गिरवी कर दिया है, बाकी हुकूमतों में भी होता रहा, लेकिन क्या ऐसा खुला हाथ मिला बाहर की एजेंसीज को कि पूरा मुल्क गिरवी कर लें, लोगों के मुंह से जो है वो निवाले छिन जाएं? आज जो इस मुल्क के हालात हैं, क्या आपने देखा है 70 साल में, मतलब मुशर्रफ के हुकूमत के दरमियान भी आटे का बहरान था, लेकिन क्या ये हालात आपने देखे थे आमरीतों में भी? और फिर तो वो फैटफ की आड़ में जो हालात हो रहे हैं, हुकूमत तो आप पे इल्जाम ये धरती है कि पिछले साल आपने प्रिक्योरमेंट नहीं की थी गंदम की, जिसकी वजह से बहरान अब पैदा हुआ। नहीं तो ये किस मर्ज की दवाएं, मुझे सिर्फ ये बता दें। हर थोड़े दिन बाद वजीर आजम साहब आते हैं और कोई ना कोई एक ऐलान कर देते हैं नहुसत भरा, जो पूरे मुल्क जो है वो फिर उसकी हिजान में मुब्तला हो जाता है। कभी कहेंगे गैस नहीं आएगी, अब कल परसों हमें सुना कि जी भारत साजिश कर रहा है कि उलमा कराम को जो है उनका कत्ल कराया जाए। तो हुकूमत किस मर्ज की दवा? अगर ये बातें सिर्फ हम तक पहुंचानी है और फिर टाइगर फोर्स को कहना है, ये पता नहीं क्या कौन सी टाइगर फोर्स है, कहां से मारज़े वजूद में है, इसे कौन उठाए गिरे हैं, कौन इसके ऑफिस बेयरर हैं, इसका कोई वजूद है भी ऑन ग्राउंड के नहीं, यानी हर उचक्के चोर उठाए गिरे कोई लाइसेंस हासिल है कि वो आपके घर चला जाए, मेरे घर चला जाए, किसी की दुकान पे छापा मार दे, किसी के कारोबार को तहस नहस कर दे, और मुल्क में जो एक सिविल हुकूमत है, एक सिस्टम है, मैकेनिज्म है, उसको बाईपास करें? मुझे बताइए तमाशा क्या है? अगर ये कुछ नहीं कर सकते तो फिर इनके किस काम के लिए? पलवेशा साहब, जब आपने बात की, हम यही सवाल पूछना चाह रहे हैं। बिल्कुल, मेरा भी दिल कहता है कि महंगाई ख़त्म हो, हर शख्स चाहता है कि हर लाकानूनियत भी ख़त्म हो। हम यही एक सवाल है जिसका मैंने आपसे पूछा था, ये हमें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, इन तमाम जमातों से ये जवाब चाहिए कि जब दिन ब दिन सूरत ख़राब हो रही है, हर चीज़ ख़राब हो रही है, तो फिर जलसे जुलूसों से पहले आखिरी कार्ड हम इस्तीफ़ों का क्यों नहीं खेल रहे? ये क्यों नहीं खेल रहे, क्यों टाइम दे रहे? राना अजीम साहब, आपको बहुत अच्छी तरह मेरे से ज़्यादा पता है, आपका तजर्बा मुझसे बहुत ज़्यादा है। मैं तो अभी सिर्फ स्टूडेंट हूँ ऑफ पॉलिटिक्स, लेकिन आप जानते हैं कि अगर ये कार्ड पहले खेल लिया जाए तो फिर अगले को शहीद बनने का मौका मिलता है। इनको शहीद, और देखें जो एक तरीका है वो यही है कि अवाम को देखने तो दिया जाए ना कि अवाम की राय क्या है, जरा ये भी तो सामने आने दिया जाए कि अवाम की मुश्किलात क्या हैं, अवाम किस हद तक मुश्किल में फंसी हुई है, किस हद तक बाहर निकलना चाहती है, और अवामी राय का इजहार हुकूमत के सामने भी आना चाहिए। अवामी राय का इजहार जो है गुजरांवाला के जलसा में बैठे हुए लोगों को होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल ठीक है, शहीद नहीं होना चाहिए। एक आखिरी बात, एक आखिरी बात आंसर, देखें दरख्त पे भी उसी वक्त आप पत्थर मारते हैं जब फल पका होता है, और ये चूंकि सियासत है तो इसमें एक जो है टाइम वो होना चाहिए कि फिर इन हलकों पर धांधली ज़्यादा बाय इलेक्शंस ना होने पाए। मैं आपको ये एक बड़ी की बात बता, ये बता दें मुझे कि आखिरी जो खिताब होता है हमेशा जलसों का, वो सबसे अहम होता है, और उसमें अल्लाह अमल का ऐलान भी होता है, उसमें गाइडलाइन भी होती है। बिलावल साहब जो हैं वो लाला मूसा से एक जुलूस की शक्ल में बंडाल जा रहे हैं कायदा साहब के साथ, और पीपल्स पार्टी बहुत बड़ी तैयारी कर रही है। मोहतरमा मरियम साहबा लाहौर से जुलूस की शक्ल में जा रहे हैं, मौलाना साहब जो हैं वो भी जुलूस की शक्ल में जा रहे हैं। तो क्या इस जलसे में आखिरी खिताब मौलाना फजलुर रहमान का होगा, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, या मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का? कुछ तय हुआ है? ये राना अजीम साहब, मुझे सच्ची बात है अभी इल्म नहीं है, मैं आपको पूछ के अर्ज कर सकती थी कि किसका होगा, लेकिन जिसका भी हो मैं समझती हूँ ये वो जलसा है जिसमें आखिरी खिताब नहीं, हर खिताब अहम होगा। और चारों तरफ से जब जलसे रैलियाँ आएंगी गुजरांवाला, तो जाहिर है लोग अपने वर्करों से और रास्ते में आने वाले देहात और इलाकों से बातें करते आएंगे, तो लिहाजा ये कोई ये एक तहरीक है, तो इसका कहीं मुंजमद हो जाना तो मुमकिन नहीं है। आखिरी खिताब यहाँ किसका हुआ, कराची में किसी और का हो जाएगा, तो ये सिलसिला तो अब रुकने वाला नहीं। चलें ये बता दें, क्या सिंध के जलसे में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को खिताब की दावत दे रहे हैं? और दूसरा कि आमिर खान साहब ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि हम हर सूरत में
आर्टिकल जो है उसका सहारा भी लेंगे जो वफाक से हमें है, और हम हर सूरत में जो है सिंध के अंदर एक नया सूबा बनाएंगे और पीपल्स पार्टी इसको नहीं रोक सकती। ये 2 सवाल हैं, ज़रा इनका जवाब। क्या हो गया राना अजीम साहब? अच्छा चले उनसे कहें बना दें भाई, नहीं रोक सकेंगे तो बना देंगे, रोक सकेंगे तो हम रोक लेंगे। तो ये तो बातें हैं ना कि हर सूरत में है तो फिर आए बनाएं। तो अगर इतने ही गई गुजरी हुई पीपल्स पार्टी तो फिर बन जाएगा, और नहीं गई गुजरी हुई तो फिर वो बिल्ली के ख्वाब में चिचड़े होंगे। लिहाजा कहने की बातें और होती हैं, ग्राउंड रियलिटीज और होती हैं। और दूसरी बात यह कि मियां नवाज शरीफ साहब पर खिताब करना चाहेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? नहीं, आप दावत दे रहे हैं, करना चाहेंगे, एक अलग बात, दावत भेजी नहीं जाएगी, मैं एक अलग एक बात। होती है दावत देने, जिस तरह बिलावल भुट्टो साहब ने पहले दावत दी थी। क्या पीपल्स पार्टी अपने इस जलसे में जो आपका है इस कराची में, इसमें दावत दे रहे हैं? मेज़बान आप है ना? देखिए मुझे इस पे पक्का पता नहीं, लेकिन दे देंगे, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर वो करना चाहेंगे तो जरूर देंगे। तो पलवशा साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो सिंध में, और उन्होंने किया जी, जैसे पीटीआई ने सिंध में जलसे जुलूसों का भी ऐलान कर दिया, उन्होंने कहा अगर आप जलसे करेंगे तो हम भी जलसे करेंगे। क्या उम्मीद है उनके जलसों से? आप इस वक्त किस शहर में बैठे हैं? मैं लाहौर में बैठा हूँ। लाहौर में? अच्छा, ज़रा अपने पिंडी के ब्यूरो से कहें, अपने ऑफिस से, कि वो ज़रा लियाकत बाग में जो आवाम का ठाठे मारता समंदर था जो बाहर गिर रहा था लियाकत बाग की हदूद से, उसकी ज़रा चला देंगे फुटेज। यानी कि जो स्टेज पे लोग थे वो नीचे कुर्सियों पे बैठे हुए लोगों से ज़्यादा थे। आपने देखा बीच में जानवरों के रेवड़ गुजर रहे थे। करें, बहुत अच्छा है, अगर करेंगे तो पता चल जाएगा आवाम के। मैं तो आपको कहा आवाम किसके साथ है, आवाम का क्या रद्द-ए-अमल है, ये तो जानना आपके लिए भी जरूरी है, हमारे लिए भी जरूरी है, उनके लिए भी जरूरी है। कल तक तो हमने देखा उनके बड़े बड़े लोग बातें कर रहे थे कि ऐसा हम शो करेंगे। क्या हुआ उस शो का? सारा जलसा स्टेज पे चढ़ गया और नीचे से मैदान खाली हो गया। और अब ये इस बात का साहब, आप क्या समझती हैं, हुकूमत जो है इन जलसे जुलूसों से कब तक फारिग कर देंगे आप? ये क्या शेड्यूल के मुताबिक जनवरी तक जाएंगे, या आपको उम्मीद है कि जनवरी से पहले ही खेल खत्म हो जाएगा? राना अजीम साहब, मैं आपको अगर हालात देखते हुए बताऊं कि अगर आटा जो है वो पाव पाव और किलो किलो के हिसाब से लोग लेने लगे तो आपका क्या ख्याल है कि कितने दिन और बर्दाश्त हो जाएगा? और आप मेरे से ज़्यादा अवामी राय को जानते हैं, आप लोग रोज़ कैमरा लेके निकले होते हैं, और जब हुकूमत कोरोना का बहाना करने लगे और कोरोना के SOPs एकदम से जारी होने लगे कि 500 से ऊपर लोग नहीं इकट्ठे होंगे, तो आपको क्या लगता है कि इसका क्या मतलब है? कि ये घबरा गए हैं, नहीं घबराए? और इनको नजर नहीं आ रहा कि अवामी जो गैज़ो गज़ब है वो कहाँ जा रहा है? अभी भी अगर ये बेबहरा है तो ठीक है, फिर लोगों को आजमाने दे अपने हुनर को, और देखते हैं कि नताइज क्या हैं। अवाम जो है वो हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में जाती है या फिर अपोजिशन के हक में जाती है। अगर तो अवाम तंग है हुकूमत से तो वो अपोजिशन के हक में जाएगी, अगर वो तंग नहीं है तो अपोजिशन नाकाम होगी। ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। बहुत शुक्रिया पलवशा खान साहिबा इस हवाले से अपना वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज पर बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। नाज़रीन, शोबा तिब को हर ज़माने में, हर अहद में, हर मुल्क में, हर खित्ते में इज़्ज़त दी जाती है, और डॉक्टर को मसीहा कहा जाता है। मसीहाई का दर्जा आपको तब मिलता है जब आप उसूलो ज़वाबित को फॉलो करते हुए वहाँ तक पहुँचें, उस मसनद पर फाइज हों। लेकिन अगर आप उसूलो ज़वाबित को फॉलो नहीं करते और गैर कानूनी तरीके से उस मसनद पर फाइज होते हैं तो फिर आप कसूरवार होते हैं, क्योंकि आपके हाथ में इंसानी जान होती है। इंसानी जान का तहफ़्फ़ुज़ आप पर लाजिम और मुक़द्दम होता है। लेकिन ऐसे भी अनासर मौजूद हैं जो इनके दौरान, इनके दरमियान अपना आप छुपाते हुए इन जैसा रूप धार लेते हैं। एक डॉक्टर सामने आया कि जो लाहौर के एक बड़े सरकारी अस्पताल में तैनात था, लेकिन जांच पड़ताल के बाद पता चला कि उसकी डिग्रियां जाली थी। इस दौरान वो बहुत से ऑपरेशन भी करता रहा। राना अजीम साहब से मजीद तफसीलात जानेंगे। राना साहब, कौन है ये शख्स, कहां पर तैनात था, कितने अरसे से था, और जाली डिग्रियों को असल डिग्रियों में तब्दील कैसे किया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या सर, आज हम चूँकि हमने वो फिल्म देखी है ना आपने, एक मुन्ना भाई MBBS,
तो आज हम आपको हकीकत में ये दिखाते हैं मुन्ना भाई MBBS। ये बड़ी खैरत अंगेज़ बात है कि लाहौर शहर हो और उसका सबसे बड़ा अस्पताल हो जनरल अस्पताल, और जहाँ पर एडिशनल MS, ये है एडिशनल MS डॉक्टर अजमल, और ये बाकायदा एक बड़ी जो डॉक्टरों की तंजीम है, ये उसके अहदेदार भी रहे हैं, सदर रहे हैं बाकायदा पंजाब के। और इन मौसूफ़ के हवाले से इस मौसूफ़ को गिरफ़्तार किया है आज एंटी करप्शन पंजाब ने। मैं कह रहा हूँ कमाल हो गया, जहाँ सरकारी अफसरान के साथ साथ अब ऐसे माफिया को भी एंटी करप्शन पंजाब जो है गिरफ़्तार करने लग गई है जिनके मतलब कभी सोचा नहीं जाता था। हालांकि एंटी करप्शन की बजाय इस पर तो महकमा सेहत को एक्शन लेना चाहिए था, लेकिन शायद कुछ लोग सोए हुए हैं। तो ये है डॉक्टर मौसूफ डॉक्टर साहब जिन्हें गिरफ़्तार किया, गौहर नफीस जो DG एंटी करप्शन पंजाब है, जिनकी हदायत पर इन डॉक्टर साहब को गिरफ़्तार किया। इन डॉक्टर साहब ने कमाल किया जी यासर, ये एडिशनल MS है, मौजूदा जनरल हॉस्पिटल में इस वक्त एडिशनल MS है। इन मौसूफ ने क्या किया, अपनी FEC की जाली डिग्री बना ली। अब आपने FEC के बाद मेडिकल में जाना है ना, आगे जाके सारा कुछ करना है, आपने पहली बुनियाद ही गलत रख ली, यानी FSC की डिग्री जाली है। डिग्री जाली बना ली। जब इन्होंने एडमिशन लिया तो वो एडमिशन जो है उसका मेरिट 800 के करीब था, 800 कुछ था, तो जनाब की 600 कुछ नंबर आए, इन्होंने उस डिग्री को साइड पे रखा, एक जाली डिग्री बनवाई, डिग्री बनवाने के बाद एडमिशन ले लिया। एडमिशन लेने के बाद जब चले गए अपने कॉलेज में तो वहाँ जाकर एक तलबा तंजीम के अहदेदार बन गए। उस असर रसूख की बिना पर किसी ने इनकी डिग्री चेक करने की जरूरत ही न की। उसके बाद इन्होंने मुख्तलिफ करते करते माइग्रेशन कराई, फैसलाबाद आ गए, फैसलाबाद का एक कॉलेज में माइग्रेशन करा के आते हैं जब, तो वहाँ पर जब चेक किया जाता है तो पता चलता है मौसूफ की FEC कि जो डिग्री लगाई है, जब चेक करवाया जाता है पता लगता है जनाब मौसूफ की इस नाम की तो है ही नहीं, वहाँ पे चेक हो जाते हैं, सारा कुछ कमाल से हो जाता है। ये उसके बाद वहाँ से फारिग होते हैं तो ये एक और जाली लेटर तैयार करते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन बता रही, और ये माइग्रेशन का लेटर होता है जिस पे ये कहाँ चले जाती है, हैदराबाद यानी सिंध के एक बड़े मारूफ कॉलेज में चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद वहाँ से जब उस माइग्रेशन की डिग्री दीगर डॉक्यूमेंट्स को चेक करने के लिए ये से वैसे मैनेज करते हैं कि इनके काबू में सारा कुछ आ जाता। वहाँ से फिर ये आगे जाते जाते आखिरकार ये डॉक्टर बन जाते हैं। लेकिन डॉक्टर बनने के साथ साथ राणा साहब आप बता रहे हैं फैसलाबाद में जाते हैं, वहाँ पे भी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, फिर हैदराबाद में डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी है, यानी PMC डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी। PMC में आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल कह रही है, PMC में गए हैं। तो ये वहाँ की इंतजामिया ने इनको कैसे जाने दिया, छोड़ कैसे दिया? बात यह है कि इस मुल्क के अंदर ना, इस मुल्क के अंदर यही तो एक अफसोसनाक अमल है कि इनको छोड़ कैसे दिया। यही तो एक सवाल है जो हम करना चाहते हैं ईवान इक़्तिदार में बैठे अफराद से। यही सवाल हम करना चाहते हैं तमाम ज़िम्मेदारान से कि जनाब इनको छोड़ कैसे दिया, ये किस तरह छूट सकते थे, ये किस तरह बन सकते थे कि FEC की डिग्री जाली आप कह रहे हैं, आपकी इन्वेस्टिगेशन कह रही है, उसके बाद ये आगे चलता 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 डॉक्टर बन जाता है। डॉक्टर बनने के बाद सर्विस हॉस्पिटल लाहौर में ये तैनात भी हो जाता है। अब वहाँ पर इसने कितने मरीजों को चेक किया होगा, कितना सरकार का पैसा लिया होगा। वहाँ पर एक ये डॉक्टर्स की तंजीम के सदर भी बन जाते हैं। जब ये सदर बन जाते हैं तो खौफ के मारे कोई भी इनके डिग्री चेक नहीं करता, इनके मतलब पूछना ही बंद कर देते हैं, क्योंकि इनको ये बेहतरीन है। और आपको बताऊं जब ये यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं ना, वहाँ पे भी एक तलबा तंजीम के अहदेदार बन जाते हैं। तरीका भरा आता है मौसूफ को, क्योंकि ये मुन्ना भाई MBBS हैं, तो मुन्ना भाई MBBS जो है, उसके बाद इस वक्त ये मुन्ना भाई MBBS जो है डॉक्टर अजमल, ये एडिशनल जो है MS जनरल हॉस्पिटल हैं। और मौसूफ जो है एक बड़े मारूफ, अपने आप को नैरो सर्जन भी कहते हैं, और बड़े मारूफ जो अपने आप को डॉक्टर भी कहते हैं। कई ऑपरेशन भी सुना इन्होंने कर ली हैं, कई मरीजों का भी चेक कर लिया है, और अब आकर आज इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। हाई कोर्ट से इनकी बेल रिजेक्ट हुई है, और बेल रिजेक्ट होने के बाद ये गिरफ्तार हो गए हैं। DG एंटी करप्शन गौहर नफीस ने इन्हें गिरफ्तार करवाया है। इस वक्त ये एंटी करप्शन की हिरासत में है। वहाँ पर जाकर इंकशाफ हुआ है कि एक ऐसा शख्स जो मेडिकल रैप है और उसने कई सैकड़ों लोगों को डिग्रियां बना के दी हुई है, जिसमें ये मौसूफ डॉक्टर भी शामिल हैं। अब डॉक्टर साहब जो है इनके साथी चाह रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट करें, और प्रोटेस्ट करके इनको बाहर लेकर आए। देखें कितना हमारे लिए कैसा ये अलमिया है कि एक तो एक जाली डॉक्टर, जाली डिग्री पे आने वाला डॉक्टर, और उसके बाद ऑपरेशन करे, सरकार का करोड़ों रुपया वो ले ले, और उसको एडिशनल MS भर्ती हो जाए, वहाँ पर बैठ जाए, और अगर वो पकड़ा जाए और उसकी सारी चीज़ें साबित हो जाएं
तो फिर मौसूफ जो है। बहुत से सवाल ये निशान है, जवाबात कौन देगा ये अवाम को सोचना होगा और सरकार को सोचना होगा। नाजरीन, द लास्ट स्टार से मुझे और राना अजीम साहब को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।